हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में बायोलॉजी में जो टॉपिक चल रहा था उसी के आगे करते हैं। हमने आपको इसके पहले बताया था सहलग्नता क्या होता है और सहलग्नता के टाइप्स बताए थे। तो उसी टाइप्स में से सहलग्नता के प्रकार में आज हम पहला प्रकार यानी कि पूर्ण सहलग्नता कंप्लीट लिंकेज के बारे में बात करेंगे। देखेंगे क्या होता है कंप्लीट लिंकेज और किसमें होता है। आइए देखिए, कंप्लीट लिंकेज यानी पूर्ण सहलग्नता। पूर्ण से समझ में आ रहा है कि टोटल सहलग्नता ऐसा होगा जो पूरा सहलग्नी जीन होगा। तो बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है और थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जब एक गुणसूत्र पर स्थित सहलग्न जीन अर्धसूत्री विभाजन के समय अलग नहीं होते हैं। आपको बताया है अर्धसूत्री विभाजन के समय एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी होती है जिसे हम जीन विनिमय कहते हैं, यानी कि क्रॉसिंग ओवर, जो कि पीछे पढ़ के आए हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या था कि जीनों का बंटवारा हो जाता था, परंतु यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं होती है पूर्ण सहलग्नता में कि एक गुणसूत्र पर उपस्थित सहलग्न जीन यानी जो सहलग्न जीन होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के समय भी अलग अलग नहीं होते हैं, वो गुणसूत्र से ही चिपके रहते हैं। और क्या होता है कि अगली पीढ़ी में पैतृक प्रकार के ही लक्षण मिलते हैं। तो जब सहलग्न जीन अर्धसूत्री विभाजन के समय अलग नहीं होते हैं तो सहलग्न जीनों के अलग ना होने के कारण अगली पीढ़ी जो होती है उस पीढ़ी में पैतृक लक्षण यानी जो पूर्वज के लक्षण हैं वही लक्षण उपस्थित होते हैं। जबकि अगर हम सहलग्न जीन की बात ना करें, सामान्य जीन की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के समय यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम उप अवस्था पैचिटीन में जीन विनिमय की क्रिया होती है, अर्थात गुणसूत्रों का बंटवारा होता है, लेन देन होता है, जिसके कारण गुणसूत्रों में परिवर्तन आ जाता है, यानी गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में परिवर्तन आ जाता है और पैतृक लक्षणों में संतति में भिन्नता आ जाती है। परंतु यहाँ पर क्या है पूर्ण सहलग्नता में कि जब गुणसूत्र पर, क्योंकि आपको पता है सहलग्न जीन गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होते हैं और यहाँ पर एक गुणसूत्र की बात की गई है कि एक गुणसूत्र पर स्थित सहलग्न जीन अर्धसूत्री विभाजन के समय अलग नहीं होते हैं और अगली पीढ़ी में पैतृक प्रकार के ही लक्षण मिलते हैं। तो जब जाहिर सी बात है कि वो जब जीन्स में परिवर्तन नहीं होगा, जीन्स में बंटवारा नहीं होगा, वही जीन्स गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे और जब पैतृक या पितृज में जो सहलग्न जीन थे और सेम उसी प्रकार से वही जीन आने वाली अगली संतति में पहुंच जाएंगे तो पैतृक प्रकार के ही तो लक्षण पहुंचेंगे और संतति में पैतृक जैसे लक्षण होंगे, कोई भिन्नता नहीं होगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण सहलग्नता कहा जाता है, यानी जब सहलग्न जीन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, पूर्ण रूप से सहलग्न जीन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो इसे कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। और यह होता किसमें है, उदाहरण दिया गया है ड्रोसोफिला मक्खी में, यानी जो हमारे जीन सामान्य जो जीव हैं उन सामान्य यानी प्रायः जीवों में, जो सामान्य जीव हैं या प्रायः जीवों में पूर्ण सहलग्नता नहीं होती है। क्योंकि पूर्ण सहलग्नता इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के समय, आप कहाँ पढ़ा है अर्धसूत्री विभाजन,
पढ़ के आए हो कि अर्धसूत्री विभाजन में बंटवारा हो जाता है जीन विनिमय में, तो वही प्रोसेस हो जाती है जो सामान्य जीव हैं उनमें पूर्ण संलग्नता नहीं होती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय की क्रिया होती है। यानी जीन विनिमय की क्रिया के कारण गुणसूत्रों का बंटवारा हो जाता है। परंतु जो आपकी ड्रोसोफिला मक्खी है, इसे जंगली मक्खी भी कहा जाता है या ड्रोसोफिला मक्खी भी कहा जाता है, क्योंकि जो घरेलू मक्खी होती है उसका जूलॉजिकल नाम जो है वो अलग होता है। जैसे जूलॉजिकल नाम मस्का नेबुलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जंगली मक्खी की, जिसे ड्रोसोफिला मक्खी भी कहा जाता है। तो जो पूर्ण संलग्नता है, कंप्लीट लिंकेज है, वो ड्रोसोफिला मक्खी में होता है। तो ये था आपका संलग्नता में पूर्ण संलग्नता। अब इसका एक एग्जाम्पल्स दिया गया है, आप इसको कैसे सिद्ध करोगे कि ड्रोसोफिला मक्खी में ही संलग्नता यानी पूर्ण संलग्नता होती है। उदाहरण, जब धूसर रंग के शरीर व यहाँ पर देखिए ये विपर्यासी, आपको पता है कि जो मेंडल की हमारी वंशागत की है, मेंडल के नियमानुसार वहाँ पर हम जब संकरण कराते हैं तो दो विपर्यासी लक्षणों का चुनाव करते हैं। आप मटर, अभी तक मटर का पढ़ते आए हो, जैसे मटर में शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, उसी प्रकार से हम यहाँ पर ड्रोसोफिला मक्खी में देखते हैं, जब धूसर रंग के शरीर व अवशेषी पंख वाली, अवशेषी से क्या तात्पर्य है कि ऐसी ड्रोसोफिला मक्खी जिसमें कोई पंख नहीं है, अर्थात उसके पंख अवशेष के रूप में उपस्थित हैं या पूर्णतः पंख नहीं है। तो धूसर रंग के शरीर व अवशेषी पंख वाली ड्रोसोफिला का संकरण काले शरीर व लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला से कराया जाता है। यानी कि मक्खी ड्रोसोफिला ली गई है जिसमें धूसर रंग है और बिल्कुल भी पंख नहीं है। दूसरी है जिसका काला शरीर है, जिसके रंग यानी शरीर का काला रंग है और शरीर पर लंबे लंबे पंख उपस्थित हैं, उनके बीच क्रॉस कराया जा रहा है। तो क्या होता है, F1 पीढ़ी में यानी जो फर्स्ट जनरेशन प्राप्त होती है, उस फर्स्ट जनरेशन में सभी जंतुओं का शरीर धूसर रंग तथा लंबे पंखों से युक्त था। यानी पहली पीढ़ी में क्या हुआ कि जितने भी हमें संतति उत्पन्न हुई ड्रोसोफिला की, उनका शरीर का रंग धूसर था और पंखों की लंबाई जो थी अधिक थी। अर्थात यहाँ पर जो हमारे पैतृक थे, उन पैतृकों में से एक एक लक्षण संतति में आया। देखिए, एक पैतृक था धूसर रंग, अवशेषी शरीर, अवशेषी पंख, तो उसका धूसर रंग आ गया। दूसरा था काला शरीर व लंबे पंख वाली, तो लंबे पंख आ गए और काला शरीर नहीं आया, शरीर का रंग नहीं आया, जिससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर पैतृक लक्षण में संतति में काला रंग अवशेषी हो गया और अवशेषी पंख भी अवशेषी हो गए। प्रेजेंट कौन से हुए, धूसर रंग और लंबा पंख। तो यहाँ पर भी संलग्नता ने काम किया। जब यही F1 पीढ़ी में हम दूसरी पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन को छोड़ करके जब हम सेकेंड जनरेशन की बात की, F2 पीढ़ी, तो F2 पीढ़ी में क्या हुआ कि नर संकर से तात्पर्य है कि दो मिश्रित लक्षणों वाले जीव, संकर का मतलब होता है हिंदी में संकर और इंग्लिश में इसको हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड जीवधारी या प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें दो अलग अलग किस्मों के लक्षण मिश्रित हो जाते हैं। तो जब सेकेंड जनरेशन की बात की, तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि नर संकर का काले रंग की यानी नर संकर ड्रोसोफिला मक्खी का काले रंग की अवशेषी पंखों वाली यानी काले रंग की अवशेषी पंखों वाली मादा ड्रोसोफिला से कराया जाता है। यानी मादा ड्रोसोफिला से संकरण कराया जाता है, ऐसा आप लिख लेना, यानी हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए दो विपर्यासी लक्षण कौन से हुए F2 पीढ़ी में कि नर संकर आया और
काले रंग की अवशेषी पंख वाली मादा। दो यहाँ पर विपर्यासी लक्षण थे, तब दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो क्या हुआ, केवल दो प्रकार के जंतु बराबर संख्या में बनते हैं। यानी जब इन दोनों का ही संकरण हुआ दूसरी जनरेशन में, तो केवल दो ही प्रकार के लक्षण उपस्थित हुए संतति में, या दो ही प्रकार के जंतु उत्पन्न हुए। इस संकरण में पैतृक संयोग बनते हैं, जीन्स अलग नहीं होते हैं। जब दो ही प्रकार के लक्षण आए, यानी दो ही प्रकार के लक्षण कौन से, नर संकर, यानी जो उत्पन्न हुए वो संकर होंगे, और दूसरे जो उत्पन्न हुए होंगे वो काले रंग के अवशेषी पंखों वाली मादा हुई होंगी। ठीक है, तो दो ही लक्षण हो गए, काला रंग और नर संकर। तो जब दो ही रंग आए तो हमें ये ज्ञात हो गया कि कोई अन्य तीसरा लक्षण नहीं आया, और जो लक्षण हमारे पैतृक थे जो संतानों में आए वो भी हमारे पूर्वजों से आए। इसलिए हम कह सकते हैं इस संकरण में पैतृक संयोग बनते हैं, जीन्स अलग नहीं होते हैं, और सभी संततियां पैतृक लक्षणों वाली होती हैं। यानी जो संततियां उत्पन्न हुई वो पैतृक लक्षणों वाली हुई, अतः ये पूर्ण संलग्नता कहलाती है। इस प्रकार जब पिता के ही लक्षण यानी पूर्वजों के ही लक्षण संततियों में पूर्ण रूप से आ गए, तो जिसके कारण हम कहते हैं कि ये पूर्ण संलग्नता के कारण आया। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संलग्नता या पूर्ण संलग्नता किसमें पाई जाती है, तो आपको लिखना है जंगली मक्खी ड्रोसोफिला में या ड्रोसोफिला मक्खी में। ठीक है, आप सीधा सा जवाब लिखोगे ड्रोसोफिला मक्खी में। तो ये आज का टॉपिक था, पूर्ण संलग्नता यानी कंप्लीट लिंकेज समाप्त हुआ, और बहुत ही आसान था। आप अच्छे से इसको समझना, लिखना